thing first, what are viruses? What do you know सर about आप viruses? स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं नहीं कर रहा। आपको लग रहा है मेरी बॉडी लैंग्वेज से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ? सर पता नहीं। नहीं बेटे, मैं नहीं कर रहा। मेरे हाथ में पेन नहीं है फिलहाल, तो मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा। जी बेटा, व्हाट आर वायरसेस? सर वायरस सिर्फ एक मिनट बेटा, आपकी आवाज में थोड़ा सा शोर आ रहा है, थोड़ा सा शोर आ रहा है। अब दोबारा माइक ऑन करें। जी, उतनी देर में किसी और ने अगर ट्राई करनी है रिगार्डिंग वायरसेस। कुछ तो पता होगा, कंट्रीब्यूट कर लेने में कोई हर्ज नहीं बेटा। सर वायरस सीजन ही चल रहा है। जी, बात ठीक है आपकी कि इससे ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल कौन सी होगी वायरस की कि हम इस वक्त जो है वो पेंडेमिक के जमाने में जी रहे हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन वैसे अंडरस्टैंडिंग, हमारी वायरस की अंडरस्टैंडिंग है क्या? जल्दी से जरा, देर नहीं। चलें हम शुरू जी, बोलिए सुधा। सर ये है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। रिप्रोडक्शन के लिए वो या अपनी कॉपीज बनाने के लिए वो ह्यूमन बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म का सहारा लेता है। जी बिल्कुल ठीक विदाउट बात है, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो बेसहारा बिल्कुल है। ठीक बात है। और ऐसी लाइफ जिसमें जो कोई भी ऑर्गेनिज्म बगैर अपने होस्ट के ग्रो नहीं कर सकता, ऐसी लाइफ को साइंटिफिकली कैम्बल की बुक में क्या कहा गया है, इसको कहा गया है बोरोड लाइफ। बोरोड लाइफ ऐसी लाइफ है कि जिसमें जो है वो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ऊपर रिलाय करते हुए नहीं जो है वो रह सकता, या कम से कम अपने ऊपर रिलाय करते हुए रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, अपने न्यूट्रिएंट्स खुद हासिल नहीं कर सकता, बल्कि टोटली दूसरे के ऊपर रिलाय करता है। तो वायरस की लाइफ की एग्जांपल को हम बोरोड लाइफ कहते हैं। जी बेटा, कोई और राय वायरस के बारे में? जल्दी जल्दी, देर ना कीजिए, आप लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे बच्चे। बाउंड्री बिटवीन सर वायरस इज अ बाउंड्री बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग, ओके। इसका मतलब एंड सर ये जी, स्प्रेडेबल है, ये स्प्रेड होता है बहुत जल्दी एंड इसके ज़्यादा शेप्स इसके ये शेप्स बहुत चेंजेस करता है वायरस। जी, आपने बात काफी आगे पहुंचा दी। इसका मतलब अब हम जो है वो आगे मूव कर सकते हैं। बेसिकली जो है वो हमें पता लगता है कि बॉर्डर लाइन, इसको आप यूं कह लीजिए कि ग्रे एरिया है। दो चीजें होती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। आप तो आमतौर में हम ये कहते हैं कि फलां स्टेटमेंट को ब्लैक एंड व्हाइट में कहो। ब्लैक एंड व्हाइट का क्या मतलब है? बिल्कुल क्लियर, कोई एम्बिगुअस स्टेटमेंट ना हो। बट आप लोगों को ये अंदाजा होना चाहिए कि ब्लैक एंड व्हाइट के दरमियान में एक एरिया आता है जहां ब्लैक और व्हाइट ओवरलैप करते हैं, जिसको आप कहते हैं ग्रे एरिया। और वायरस जो है ये वो ऑब्जेक्ट है, ये वो एंटिटी है, ये वो थिंग है, ये वो जो है वो एक ऐसी इमेजिन्ड एक ऐसी जो है वो एंटिटी है कि जो एक ऐसे एरिया में आती है जिसको आप ग्रे एरिया कहते हैं। ग्रे एरिया बिटवीन लिविंग एंड डेड, या लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। इसमें हम आमतौर पर स्टडी करते हैं कि इकोसिस्टम जो है उसके हवाले से, कि हम दोनों चीजों को डिस्कस करते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ नेचर। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ नेचर में, बायोलॉजी में खास तौर पे जब हम चीजों को डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो किसी भी चीज में होना जरूरी हैं, जिनमें मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकता हो। तो यहाँ पर जो है वायरस के केस में जो हमारे सामने पॉइंट आता है वो ये है कि वायरस कैन नॉट इवन रिप्रोड्यूस बाय देमसेल्व्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी एंटिटी है कि जिसके हवाले से हम ये क्लियर हैं कि वायरस जो है वो अपने होस्ट के बगैर इवन रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकता। जी बेटा, और वायरस सर जी सर सदफ इसके बोलिए। आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, वो इसके अंदर आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। और हम्म, कैप्सिड जो है वो टोटली प्रोटीन का बना हुआ है। जी बिल्कुल, ये है वो चीज जो कि मोस्ट टेक्निकल चीज है कि जिसके ऊपर अब हम जो है वो थोड़ी सी डिटेल गुफ्तगू करेंगे। बेटा, वायरस के हवाले से एक बात जहन में रखिएगा कि वायरस जो है उसमें सबसे पहले तो हम ये जहन में रखते हैं कि वायरस के पास सिर्फ और सिर्फ डीएनए का न्यूक्लिक एसिड है, यानी उसका जो हेरिडिटरी मटेरियल है जिसके जरिए वो अगले अपने रिप्रोडक्शन करता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो डीएनए है। दिस इज नॉट ट्रू, बट इट इज एक्चुअली एक्सट्रीमली रॉन्ग।
इट इज एक्चुअली एक्सट्रीमली रॉन्ग। मतलब ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि उसके पास सिर्फ डीएनए है तो आप बहुत से कॉन्सेप्ट से महरूम हो जाते हैं वायरसेस के, बिलीव मी। वजह क्या है? क्योंकि आप इस वक्त करंटली जो सबसे बड़ा इशू का वायरस चल रहा है, आप इवन उसको भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इफ यू कंसिडर दैट वायरस ओनली कंपोज्ड ऑफ, वायरस ओनली हैज द हेरिडिटरी मटेरियल एज द डीएनए, नो, इट इज रॉन्ग। वायरस, मोस्ट वायरस, और इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगा कि मोस्ट लीथल वायरसेस हैव देयर जीनोम एज एन आरएनए। आरएनए बेस्ड जीनोम जो है वो दो तरह के वायरस होते हैं, और यहां से अब मैं जो है वो स्क्रीन शेयर शुरू करता हूँ। जो आरएनए बेस्ड है, मैं टोटल रैंडम गुफ्तगू करूंगा, उसमें हमारे जो चैप्टर का बाद वाला हिस्सा भी आ सकता है, पहले वाला हिस्सा भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप लोगों को बहुत कुछ पता है वायरसेस के बारे में और आप लोग जो है वो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, लिहाजा हम बातों को जो है वो इस तरह लेकर भी चल सकते हैं कि जिसमें जो है वो हम रैंडम गुफ्तगू कर सकें। याद रखिए कि, एक मिनट रुकिएगा, स्क्रीन शेयर हो जाए जी। याद रखिए बेटा, ये जो वायरस है उसमें आरएनए पोजेसिंग वायरस जो है वो दो तरह के होते हैं जिनके पास आरएनए होता है। वैसे तो डीएनए के हवाले से भी आपके साथ अभी गुफ्तगू करूंगा, लेकिन आरएनए पोजेसिंग दो होते हैं। एक वो होते हैं जो कि आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इनको करना पड़ता है आरएनए टू डीएनए, देन द डीएनए वुड रेप्लिकेट देम, डीएनए वुड रेप्लिकेट, डीएनए वुड बी ट्रांसक्रिप्टेड, ट्रांसलेटेड, ऑल एटसेट्रा, ठीक है। दूसरे होते हैं जो आरएनए को आरएनए में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखते हैं। आरएनए को आरएनए में कन्वर्ट करने से मुराद ये है कि आरएनए रेप्लिकेट करते हैं और उसको आरएनए में ही कन्वर्ट करते हैं। और ऐसे वायरसेस प्योर क्या कहलाते हैं? ऐसे वायरसेस प्योर आरएनए वायरसेस कहलाते हैं। तो बेटा मुझे जरा इस बात का जवाब दीजिएगा कि अगर ऐसे वायरसेस जो आरएनए को रेप्लिकेट करते हैं आरएनए में, अगर ऐसे वायरसेस को आप प्योरली आरएनए वायरस कहते हैं, तो फिर ऐसे वायरस जो जो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे वायरसेस को क्या कहते हैं? रेट्रोवायरस। ऐसे वायरसेस को हम रेट्रोवायरसेस कहते हैं बेटा। यानी वो वायरसेस जो कि एक ऐसा प्रोसेस करे जो कि बिल्कुल ही उलट प्रोसेस हो। बेसिकली अगर आप इस प्रोसेस के ऊपर ध्यान करते हैं, डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस, तो इसको आप कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, राइट? इसको आप ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन जब आप आरएनए से डीएनए बनाएंगे तो इसको आप कहेंगे आरटी, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तमाम आरएनए वायरस रेट्रोवायरस नहीं होते। टुडे दिस इज द इंफॉर्मेशन न्यू फॉर मोस्ट ऑफ यू। आप में से बहुत से लोग आरएनए वायरस, जितने आरएनए वायरस हैं उन सबको रेट्रोवायरस समझते रहे। लेकिन ये याद रखिए कि तमाम आरएनए वायरस रेट्रोवायरस नहीं होते। कोरोना रेट्रोवायरस है बट इट इज नॉट, सॉरी, कोरोना आरएनए वायरस है बट इट इज नॉट अ रेट्रोवायरस। इट टर्न its RNA into RNA, replicates the RNA into RNA, it translates its RNA into proteins, it does not associate with the DNA। ये एक और चीज अब आप ध्यान में रखिएगा बेटा। हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में? हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी वायरस जो है वो ह्यूमन सेल में आता है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ ह्यूमन सेल, और ह्यूमन सेल में जब भी वायरस आता है तो उसके बारे में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि वो एंटर होता है अपना, सबसे पहले तो अपना डीएनए जो है वो एंटर करता है, और ये डीएनए एंटर होने के बाद सीधा ये डीएनए कहाँ जाता है? ये डीएनए हमारे क्रोमेटिन में जाता है और जाकर क्या हो जाता है? उसमें जाकर एसोसिएट हो जाता है। लेकिन हर वायरस ऐसे नहीं करता, हर वायरस ऐसे नहीं करता। ये एक जनरल प्रोसेस जरूर है। बहुत से ये वाला काम ज्यादातर कौन करते हैं? वो वायरस जो डीएनए, या तो उनके पास डीएनए मौजूद होता है या वो आरएनए से डीएनए बनाते हैं। ये प्रोसेस वो वायरसेस करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये समझते हैं कि तमाम वायरसेस अपना जीनोम हमारे डीएनए में एसोसिएट करते हैं, दिस इज रॉन्ग। फिर एक और चीज जो हमारे जहनों में होनी चाहिए बेटा वो ये है कि जीनोम के लिहाज से अगर आप बात करते हैं तो वायरस के जीनोम भी आपने कहा दो तरह के हैं। एक होता है जिसको आप कहते हैं आरएनए, और दूसरे होते हैं जिसको आप कहते हैं डीएनए, ऑब्वियसली, ठीक है। जो आरएनए होते हैं उनके हवाले से भी ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होते हैं, ठीक है। बहुत से वायरसेस होते हैं जिनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और बहुत से वायरसेस होते हैं जिनके पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। इसकी एग्जांपल्स जो आपको बता देता हूँ, एचआईवी और कोरोना, इन दोनों के पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, एंड दीज बोथ आर एक्सट्रीमली लीथल वायरसेस। और दूसरा डीएनए, डीएनए भी, ये जो वायरस है इनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी है और इनके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी है। अब यहीं से आप अंदाजा कर लीजिए कि इनके जीनोम के बारे में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो किस कदर महदूद अंडरस्टैंडिंग है। यानी हमारे ख्याल में जो वायरसेस हैं उनके बारे में हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि उनके पास सिर्फ डीएनए होता है।
वो हमेशा अपना डीएनए हमारे जीनोम में जो है वो एसोसिएट करते हैं, वहीं से प्रोटीन बनाते हैं। हमारा वायरस का डीएनए जब तक हमारे डीएनए में नहीं आएगा तब तक हमारा सेल जो है वो इन्फेक्ट नहीं होगा। ये बातें गलत हैं, ठीक है। यानी वायरस जो है उसको हमारे डीएनए में एसोसिएट होने की कोई जरूरत नहीं है, वो बाहर रहकर हमारे डीएनए को कंट्रोल कर सकता है, हमारे ऐसे जीन्स को कंट्रोल कर सकता है जो पूरी सेलुलर मशीनरी को हॉल्ट कर देंगे, सीज कर देंगे। वो कैसे करता है वो भी अभी आगे थोड़ी सी गुफ्तगू आएगी, और इस चैप्टर में आगे जाके वो गुफ्तगू जरा बेहतर अंदाज में आएगी तो हम तब करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर जो है वो एक बात और भी है, अभी सदफ ने भी एक बात का जिक्र किया, वो क्या थी कि वायरस जो है दे आर एनकेस्ड वायरल जीनोम, खासतौर पे जो वायरस का डीएनए है उसके बारे में अगर आप कहते हैं तो वो एनकेस्ड होता है किसमें, वो होता है खास किस्म के कोट में, और इस कोट को आप क्या कहते हैं, दिस कोट इज नोन एज कैप्सिड, ठीक है। बेसिकली ये कैप्सिड क्या है, कैप्सिड जो है वो प्रोटीन कोट है, बहुत ही कम प्रोटीन से बना हुआ एक कोट है, और इसके जो प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं, प्रोटीन सब यूनिट्स बेसिकली ये सिमिलर प्रोटीन यूनिट्स से बना हुआ है, ठीक है, सिमिलर प्रोटीन यूनिट्स। और इन सिमिलर प्रोटीन यूनिट्स को ऑब्वियसली आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि इनको हम क्या कहते हैं, कैप्सोमियर्स कहते हैं। कैप्सोमियर्स जो हैं वो कोई से भी दो वायरसेस की जो टाइप्स हैं उनमें सेम नहीं होते, ठीक है। अगर इन्फ्लुएंजा वायरस है उसका कैप्सोमियर, नंबर ऑफ कैप्सोमियर डिफरेंट होगा, अगर जो है वो इसी तरीके से मीजल्स का वायरस है उसके नंबर ऑफ कैप्सोमियर डिफरेंट होगा। यानी कि अगर एक प्रोटीन बनी हुई है, जैसे कोई से भी दो घरों में नंबर ऑफ ब्रिक्स सेम नहीं हो सकता, ठीक है। अगर दो घर बिल्कुल सेम बनाए गए हैं, एग्जैक्ट मैप पे बनाए गए हैं, तो शायद ऐसा हो कि उनका नंबर ऑफ ब्रिक्स सेम हो, वरना नंबर ऑफ ब्रिक्स कोई से भी दो घरों में सेम नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही कैप्सोमियर्स जो हैं उनमें, जो कैप्सिड है उनमें कैप्सोमियर्स सेम नहीं होते, ठीक है। एक और चीज हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है बेटा, वो ये है कि अगर एक वायरस जो है वो एक कैप्सिड में बंद है, उसके पास उसके अंदर उसका अपना जीनोम भी मौजूद है, तो इसमें जो है वो एक और चीज जो बहुत जरूरी है जानना, वो ये है कि कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं जो अपने इर्द गिर्द एक ऐसा कवर चढ़ा लेते हैं जो उनके लीथल इफेक्ट में इजाफा करता है। दिस इज नोन एज एनवेलप। इसको हम एनवेलप का नाम देते हैं। एनवेलप जो है ये ज्यादातर होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना होता है। इसका क्या मतलब है, अब इसको डिस्कस करें जी। एनवेलप होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है जी बेटा, इस पॉइंट को डिस्कस करें। सर ये मतलब ये आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। आपने बताया था कि ये वायरस के मतलब जिस तरह इंसानों का एक फुट होता है ना, पाँव, तो जगह को आइडेंटिफाई करता है, ये वायरस को ये बताता है कि वायरस इस सेल के अंदर ग्रो कर पाएगा या नहीं। आपने तो मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ बताया था। नो, मेरा नहीं ख्याल, थोड़ा सा मिस कोड शायद आप कर रही हैं मुझे लगता है। तो वायरस के हवाले से मेरी डिस्कशन आपके साथ हुई है अभी तक? हाँ सर, एक बार हुई थी। आपने ये भी कहा था कि वो लिपोप्रोटीन का शायद बना हुआ है, ऐसा ही समथिंग आपने कुछ वो बताया। मैंने कोरोना के हवाले से आपको बताया था, कोरोना के हवाले से मैंने आपको बताया था जी। जोहा कुछ कह रही हैं? सर इसमें ये होता है कि जब हमारे पास एक सेल के अंदर जो वायरस कॉपीज बनती हैं, वो जब वहाँ से निकलने लगता है ना, तो वहाँ से जब वो बर्ड के थ्रू मतलब पिंच ऑफ होता है तो मेम्ब्रेन का, ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही पॉइंट है। बेसिकली एक्चुअल वायरस जो है वो ये है, दिस इज कैप्सिड, ठीक है। एक्चुअल वायरस ये है जो कि सेल के अंदर बनेगा। इट वुड बी सिंथेसाइज्ड इंट्रासेलुलरली, यानी कि सेल के अंदर इसकी फॉर्मेशन होगी, और जब ये सेल से बाहर निकलने लगेगा तो सेल से बाहर ये बिल्कुल उस तरह निकलेगा जैसे हमारे बॉडी की, जैसे हमारे सेल जो है वो आम प्रोटीन निकालते हैं। आपको अच्छे तरीके से पता है कि हमारे सेल आमतौर पर प्रोटीन किस तरीके से निकालते हैं। हमारे सेल आमतौर पर प्रोटीन निकालते हैं गोल्जी अपरेटस के जरिए, उसको पैकेट में बंद करके, ठीक है। इस प्रोसेस को आप एक्सोसाइटोसिस भी कहते हैं। ये जो कैप्सिड है, ये जब एक दफा सेल के अंदर बन जाएगा, फॉर एग्जांपल ये एक ह्यूमन सेल है, इस ह्यूमन सेल के अंदर जब ये कैप्सिड बन गया, और कैप्सिड बन जाने के बाद अब जब ये कैप्सिड जो है, इसको आप उल्टा कर लेते हैं, ये देखिए यहां तक ह्यूमन सेल है, ठीक है। ये कैप्सिड जब बनेगा तो कैप्सिड बन जाने के बाद इसकी, ये जो कैप्सिड है इसकी होगी एक्सोसाइटोसिस। कैसे एक्सोसाइटोसिस होगी कि ये जो कैप्सिड होगा ये आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपने इर्द गिर्द जो है वो ये रैप करेगा,
और उसके बाद निकल के ये सूरत हाल इख्तियार कर लेगा। यानी अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किसकी फॉर्म में जो है वो इसके ऊपर जितने भी एंटीजन लगे हुए हैं वो कौन से वाले हैं? वो एंटीजन एक्चुअली वो वाले हैं जो कि हमारी बॉडी के ख्याल में कौन से सेल्स हैं? हमारी बॉडी के ख्याल में वो जो एंटीजेंस हैं वो बेसिकली हमारे अपने एंटीजेंस हैं जिनको हमारी बॉडी ये रिकॉग्नाइज कर चुकी है। दीज आर सेल्फ मॉलिक्यूल। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं कि जिनको हार्म नहीं पहुंचाना। इसीलिए समटाइम हमारा इम्यून सिस्टम एक धोखा और खाता है, वो भी अभी जिक्र करता हूँ। तो अब गौर कीजिए कि जब एक दफा एक वायरस जब सेल से निकलते हुए होस्ट की ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एज एन एंटीजन यूज करेगा तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि ये एक जो है वो डेंजरस किस्म का कोई एजेंट है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अंडर कवर एजेंट किसी जगह पहुंचाए जाएं, और अंडर कवर एजेंट भी ऐसे हों जिनको लैंग्वेज भी आती हो और जिनकी वर्दी भी वही हो जो दुश्मन फौज की है, और जिनका जो है वो लबो लहजा भी वही हो, तो दुश्मन के फौजी उसको नहीं पहचान सके कि ये कौन सा पर्सन है। बिल्कुल ऐसे ही our immune system will fail to recognize these entities और ये खुल खेलेंगे। ये वो पॉइंट है जो इस वक्त आपको कोरोना के वायरस के हवाले से जो है वो दरपेश है। होता क्या है अब आप लोगों के दिनों में, मुझे ये बताइए, यहाँ ये बात छोड़ते हैं, इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मुझे बताइए कि वायरस के इन्फेक्शन साइकिल के एंड पे क्या होता है? वायरस ने रेप्लिकेशन कर ली, रेप्लिकेशन करने के बाद क्या होता है? ये वायरस होस्ट सेल के साथ क्या करता है? सर होस्ट से सर वो बर्स्ट हो डायरेक्टली जाता उसके डीएनए के साथ, सर उसके डीएनए के साथ जाके वो करता है ना, मतलब अटैक करता है और वहां से वो अपने ट्रांसक्रिप्शन वगैरह करवाता है और बाद में लाइटिक साइकिल होगा तो बस्ट करके निकलेगा। बर्स्ट करके निकल गया। अच्छा जी जी समीना। सर ये बता रही थी कि एंड पे वायरस होस्ट सेल को बर्स्ट करके लीव कर जाती है, उसकी जितनी भी प्रॉब्लम होती है। ठीक हो गया जी। और कोई? तो ज़रूरी तो नहीं है, कुछ नहीं ऐसा होता है कि वो सेल को किल नहीं करते, वो सेल को फिर वहाँ से निकलते रहते हैं काफ़ी। कहाँ से पढ़ी बेटा आपने ये बात? सर ये लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल बेटा ये नहीं होता। रोहा आपने वो बात कहाँ से पढ़ी? सर तो में सॉरी? होता है ये हमारे पास है HIV हाँ हाँ सेल बस्ट नहीं करता ना इसमें। शाबाश, इम्यून बहुत अच्छे सिस्टम बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बेसिकली कभी भी ऐसा नहीं होता कि हर दफा वायरस का लाइफ साइकिल सेम हो। जो जनरलाइज्ड लाइफ साइकिल है वो कौन सा है? जनरलाइज्ड लाइफ साइकिल का से मुराद ये है कि इट वुड बी फॉलोइंग द लिटिक साइकिल जो कि हम आम तौर पर पढ़ते हैं। लेकिन बेटा याद रखिए लिटिक साइकिल की उस वायरस को जरूरत पेश आती है जो आम तौर पर किसको इन्फेक्ट करता है? प्रोकैरियोटिक सेल को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के केस में वायरस जो है वो सेल के अंदर रहकर अपनी कॉपीज बाहर नहीं भेजता, बल्कि वो अपनी कॉपीज बनाता रहता है, बनाता रहता है, बनाता रहता है, और अल्टीमेटली जो सेल है, जो होस्ट सेल है, उसको बर्स्ट करके बाहर आ जाता है। दिस इज नॉट द केस स्पेशली फॉर एनिमल सेल। एनिमल सेल के बाहर सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल ना होने की वजह से द वायरस डज नॉट नीड टू बर्स्ट द सेल। इंस्टेड जो दूसरा साइकिल है स्पेसिफिक लाइफ साइकिल, वो क्या है? वो ये है बेटा कि उसमें क्या होगा, वायरस वुड रिमेन इनसाइड द सेल, वुड रिमेन इनसाइड द सेल, सबसे पहली बात। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात क्या है? इट वुड नॉट डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल, द इन्फेक्टेड सेल। बड़ी मुश्किल से भाई वो पहुंचा है, वो बड़ी मुश्किल से इम्यून सिस्टम से बच बचा के तो यहां तक पहुंचा है। जब इम्यून सिस्टम से बच बचा के वो यहां तक पहुंचा है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो तो बेवकूफ होगा कि वो अगर वही सेल डिस्ट्रॉय कर दे। इसका मतलब क्या होगा? इट वुड टेक द कंट्रोल ऑफ द मशीनरी। वो चुप करके कंट्रोल जो है वो मशीनरी का कंट्रोल लेगा, और मशीनरी का कंट्रोल लेके वहां से अपनी कॉपीज बनाता रहेगा, और कॉपीज बनाने के बाद वो अपना नंबर में इजाफा करता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली हमारे सेल डिस्ट्रॉय नहीं होते, बेकार हो जाते हैं। हमारे सेल डिस्ट्रॉय नहीं होते, बेकार हो जाते हैं। यहाँ पर एक और पॉइंट बड़े गौर से सुनने वाला है जो कि मैं आपको जो है वो एक और अंदाज से बताता हूँ। बेटा हमारे सेल के ऊपर ना एंटीजेंस होते हैं, ये हमारा अपना सेल है, होस्ट सेल।
होस्ट सेल है, इसके ऊपर एंटीजन्स होते हैं जिनको आप कहते हैं MHC, इनको आप कहते हैं MHC। MHC कहलाता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये क्या चीज होती है? ये वो आईडी कार्ड है जिससे हम अपने सेल को पहचानते हैं। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। बेटा वायरस क्या करता है? वायरस होस्ट की मशीनरी को इस तरह से काबू कर लेता है कि वो इस MHC को क्या करता है, इस MHC को ऑल्टर कर देता है। हमारा इम्यून सिस्टम इन्फेक्टेड सेल को कैसे पहचानता है? अब मैं साथ इम्यून सिस्टम को क्यों ला रहा हूं, इसको जरा आपने गौर से सुनना है। हमारा इम्यून सिस्टम कैसे पहचानेगा कि वायरस इस सेल के अंदर है? क्योंकि वायरस ने छोटा मोटा काम नहीं किया, उसने क्या किया? पहले वो गया सेल के अंदर, चुप करके उसने अपना काम करना शुरू किया, उसने सेल को काम करने से रोक दिया। ओके फाइन, कोई बात नहीं। उसके बाद उसने बनाई अपनी कॉपीज, डिस्ट्रॉय नहीं किया सेल को, चुप करके वहां से अपने बंदे बाहर भेजता रहा। लेकिन उस दौरान उससे एक गलती हो गई, यूं कह लीजिए अलार्म बज गया। अलार्म क्या बज गया? अलार्म ये बज गया कि वो इस मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स को क्या कर बैठा? ऑल्टर कर बैठा। एंड दिस वुड बी द अलार्म फॉर आवर सेल। यहाँ कौन आएगा? NK सेल्स आएंगे। इनको आप नेचुरल किलर सेल्स भी कहते हैं। और ये किसकी टाइप होती है? ये T सेल्स की टाइप होती है, T लिम्फोसाइट्स की। ये बकायदा ऐसे सेल्स होते हैं जिनका काम होता है सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स को अलहदा करना। ये जो NK सेल्स होते हैं, ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हमारे टिश्यूज में मौजूद होते हैं और कैंसर सेल्स को पहचान सकते हैं। हालांकि हमें क्या पता है कि कैंसर सेल्स आमतौर पर पहचाने नहीं जाते। हमारी बॉडी रोज की बुनियाद पे पता नहीं कितने कैंसर सेल डिस्ट्रॉय करती है। ये NK सेल्स बेसिकली टिश्यू के अंदर जाके इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये हमारा अपना सेल है, ये माँ का लाडला बिगड़ गया, ये अम्मा का लाडला पुत्र था, इसके अंदर कोई चेंज आया है, ये बिगड़ गया है, इसको पकड़ो जरा, इसकी ऐसी की तैसी। वो जाता है और जाकर उसको चुप करके साइड कर लेता है, साइड पे ले आता है कि बेटा आप इधर साइड पे आ जाओ, आपके साथ जरा जरूरी गुफ्तगू करनी है। उसके बाद NK सेल जो उसके साथ करता है वो फिर दोबारा कभी नहीं नजर आता, यानी कि उसको उठा कर ले जाता है और वो दोबारा कभी नहीं नजर आता। तो बिल्कुल ऐसे ही वायरस से भी यही गलती होती है कि वायरस कुछ ऐसे एंटीजन बना बैठता है कि वो जो ऊपर लगे हुए आईडी कार्ड्स हैं वो क्या हो जाते हैं? वो ऑल्टर हो जाते हैं और हमारे सेल आकर उन सेल्स को पहचान सकते हैं और उनको हमारे सेल डिस्ट्रॉय करते हैं। वायरस के लिए ये टोटल नुकसान है। वायरस ने तो इन्वेस्टमेंट की हुई है, वायरस ने तो इन्वेस्टमेंट की हुई है। किसमें? वायरस ने तो ये एस्टेब्लिश किया हुआ भाई मैं यहाँ जाऊंगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ अभिनंदन आया था और उसने आगे सोचा था कि वो पता नहीं क्या से क्या कर देगा और हमने उसको चाय पिला के भेज दिया। बिल्कुल ऐसे ही वायरस जो है वो एक अभिनंदन की तरह है कि वो जब आएगा और आकर जो है वो सेल के अंदर आके जब वो रेस्ट करेगा तो हमारा सेल जो है वो बेवकूफी में उसको चाय पेश कर देगा। लेकिन जो है वो बाद में उसको जो असल करता धरता है उसको अंदाजा होगा कि नहीं भाई गलती हो गई है, ये तो गड़बड़ कर रहा है, तो वो उससे चाय छीन के उसके साथ खूबसूरत ट्रीटमेंट करेगा। खैर बात की तरफ आते हैं। एक्चुअली जब ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स या MHC एक दफा ऑल्टर हो जाएगा तो उसके बाद फिर वायरस जो है वो वायरल इन्फेक्टेड सेल फौरी तौर पर क्या होगा? वो फौरी तौर पर डिस्ट्रॉय किया जाएगा, इस सेल को फौरी तौर पर डिस्ट्रॉय किया जाएगा। लेकिन एक और बात भी जानने की है बेटा, वो ये है कि इस दौरान ये सेल जो इन्फेक्ट है ये कई वायरस बना के बाहर भेज चुका है। तो इसका मतलब है अब आपको क्या करना है? अब आपको एक काम और करना है और वो ये है कि अब आपको बाकी वायरसेस से भी जंग करनी है, क्योंकि अब ये जो वायरस निकला है यहाँ से ये अकेला नहीं निकला बल्कि इसने होस्ट सेल का लिबादा ओढ़ा हुआ है।
होस्ट सेल की मेम्ब्रेन जो है वो उसने अपने इर्द गिर्द जो है वो कैप्चर की हुई है और उसको क्या यूज कर रहा है, उसको एज एन एनवेलप यूज कर रहा है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो होस्ट सेल की मेम्ब्रेन या ये जो एनवेलप है ये सिर्फ होस्ट सेल से ना बनाओ बल्कि इसके ऊपर कुछ स्पेशल किस्म की ग्लाइकोप्रोटीन वायरस की अपनी भी मौजूद हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पर कोरोना का थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाता हूँ तो उस हवाले से हम इसको थोड़ा स्टडी करने के काबिल हो जाएंगे। यहाँ पर जो है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो उस वायरस की अपनी होती हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये इस डायग्राम में आप गौर कीजिए, इसमें उसने जो है वो इस रेड कलर की जो लेयर है, ये जो रेड कलर का जो कवर है, इसको उसने किसका नाम दिया, इसको उसने एनवेलप का नाम दिया। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ आप देखिए हीमाग्लूटिनिन एस्टेरेज के नाम से एक चीज मेंशन है। अगर मैं इसी डायग्राम को कॉपी करके जो है वो ले जाता हूँ अपनी शीट के ऊपर, तो यहाँ गौर कीजिएगा, इसमें उसने जो है वो नाम लिया है रिगार्डिंग दिस स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन। एक तो इसका नाम लिया बेटा, ये वो चीज है जो कि बेसिकली रिकॉग्नाइजेबल है। ये रिकॉग्नाइजेबल है, हमारा इम्यून सिस्टम सबसे ज्यादा इसके पीछे होता है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वो वायरस अपने इर्द गिर्द एनवेलप भी बना ले, चाहे वो वायरस अपने इर्द गिर्द जो है वो अपने आप को होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए कवर भी कर ले, उसकी असल आइडेंटिटी नहीं छुप सकती, क्योंकि कुछ ऐसे जो है वो यूनिट्स होते हैं जो एनवेलप से बाहर को निकल रहे होते हैं, और ये वो टारगेट होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम का असल टारगेट होता है। ठीक है, बाकी जो है जैसे फॉर एग्जांपल बाकी ये जो चीजें, जो रेड कलर की आपको लेयर नजर आ रही है, यहाँ से मैं इसको मेंशन करता हूँ, ये वाली जो बेटा रेड कलर की आपको लेयर नजर आ रही है, ये क्या है, ये एक्चुअली फॉस्फोलिपिड्स हैं। ये वही फॉस्फोलिपिड्स हैं जो कहाँ होते हैं जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होते हैं, ये वही फॉस्फोलिपिड्स है। ठीक है, तो अगर तो आप फॉस्फोलिपिड्स पे गए फिर तो आप कभी भी नहीं पहचान सकते, बट अगर आप उन स्पेसिफिक स्पाइक प्रोटीन्स तक जाते हैं तो इन स्पाइक प्रोटीन्स के दो काम हैं। अब यहाँ पे भी गौर कीजिएगा, यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर ये जो हीमाग्लूटिनिन एस्टेरेज नजर आ रहा है और ये जो आपको स्पाइक प्रोटीन नजर आ रही है, इन दोनों का एक काम और भी है। इन दोनों का काम है एंट्री लेना, होस्ट सेल में एंट्री लेना। होस्ट सेल में एंट्री लेके खास तौर पर हीमाग्लूटिनिन एस्टेरेज जो है ये क्या करता है, ये होस्ट सेल में एंट्री को फैसिलिटेट करता है। खास तौर पर अगर आप डिटेल में पढ़े ना कोरोना का स्ट्रक्चर, क्योंकि मुझे भी काफी टाइम हो गया, मुझे ये याद नहीं है कि ये किस तरह से फैसिलिटेट करता है, बट इट डज फैसिलिटेट, वायरस को अंदर एंटर होने में फैसिलिटेट करता है। तो यहाँ से आपको अंदाजा होगा कि वी ऑलरेडी हैव वेरी लिमिटेड कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग वायरस, हमें पता ही नहीं होता। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हरगिज जरूरी नहीं है कि वायरस हर होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय करेगा। डीएनए वायरसेस के बारे में ये कहा जाता है कि कुछ ऐसा भी होता है कि डीएनए वायरसेस जो हैं वो आमतौर पर अपने होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन जो खास तौर पे एनिमल वायरसेस हैं हरगिज जरूरी नहीं है कि वो होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे। जी बेटा, सवाल है तो बताइए। सर ग्लाइकोप्रोटीन का काम तो इम्प्रिंटिंग करना है ना, मतलब इम्प्रिंटिंग नहीं, मतलब मैं भूल गई, ये हमारे जैसे प्रिंट फिंगरप्रिंट के तौर पे काम करता है ना जी जी सर, जी 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 बिल्कुल, फिंगरप्रिंट बिल्कुल। तो सर यहाँ पे ये क्या करेगा फिर इसके लिए, ये फिंगरप्रिंट के तौर पर यहाँ पे भी काम करेगा? बेसिकली यहाँ पर जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये असल में इस बनाना मजबूरी है ना। ये देखिए स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन, इसको बनाना मजबूरी है। क्यों? क्योंकि ये स्पाइक्स जो है ना, मैंने अभी आपको क्या बताया, स्पाइक असल में किसका काम करते हैं, स्पाइक असल में रिसेप्टर अटैचमेंट का काम करते हैं। अब ये रिसेप्टर क्या है इसका तो खैर आप लोगों को पता होगा कि हर वायरस जो है वो कभी भी एंटर नहीं हो सकता होस्ट सेल के अंदर अनटिल एंड अनलेस उस होस्ट सेल पे क्या मौजूद हो। हाँ जी, रिसेप्टर। कभी नहीं हो सकता कि वायरस एंटर हो, सवाल नहीं पैदा होता। इसका मतलब ये है कि अगर होस्ट सेल जो है उसके ऊपर रिसेप्टर मौजूद है तो वायरस एक्शन करेगा। फॉर एग्जांपल ऐसा वायरस जो रिसेप्टर पर डिपेंडेंट होता है ना, वो समटाइम क्या हो जाता है, होस्ट स्पेसिफिक हो जाता है। होस्ट स्पेसिफिक क्या होता है,
कोई बताएगा होस्ट स्पेसिफिक वायरस क्या होता है? सर जो मतलब लाइक एनिमल्स हैं, पिग्स है, जिस तरह से उसके अंदर जो वायरस है जो ह्यूमन के अंदर नहीं ट्रांसफर हो सकता, और मतलब ह्यूमन से ह्यूमन वायरस ट्रांसफर हो सकते हैं, एनिमल से दूसरे जो एनिमल हैं उनसे ह्यूमन के अंदर जैसे ट्रांसफर नहीं हो सकते, तो मतलब आई थिंक वही स्पेसिफिक होते हैं। वायरस बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जनरल वायरसेस। जनरल वायरसेस वो हैं जो कि स्पैरोज और उसके अलावा हॉर्सेस, ह्यूमन, मॉन्कीज, इनको भी इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरे वायरसेस होते हैं जिनको आप कहते हैं होस्ट स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिक वायरसेस वो वायरस होते हैं जो कि बेसिकली डिपेंडेंट होते हैं कि इनको रिसेप्टर मिलेगा तो ये होस्ट सेल में एंटर होंगे। बेटा, कोरोना किसी और एनिमल को इतना एफिशिएंटली नहीं हो सकता जितना ह्यूमन को होता है। क्यों नहीं हो सकता? ह्यूमन के पास रिसेप्टर मौजूद है। कोई और एनिमल इतना एफिशिएंटली, तमाम बाकी एनिमल्स जो हैं उनको अगर कोरोना होगा भी तो ये डेथ टोल नहीं होगा जो ह्यूमन का। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपके पास एक रिसेप्टर मौजूद है जिसको आप कहते हैं ACE2 रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर कहाँ है इसके बारे में भी शायद मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बट गिनना शुरू करें। नेजल कैविटी में, यहां से शुरू करेंगे, आईज में, ब्रेन में, थ्रोट में, ट्रेकिया में, लंग्स में, मसल्स में, हार्ट में, पैंक्रियाज में, इंटेस्टाइन में, अभी भी शायद मैंने एक दो मिस कर दिए। ये तमाम जगहों पर रिसेप्टर मौजूद है। और इनका काम क्या होता है? इनका काम एक्चुअली होता है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना। इन रिसेप्टर्स का एक्चुअली काम ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना होता है। वो इंशाल्लाह जब मैं आपको किडनी पढ़ाऊंगा तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ACE1 रिसेप्टर्स और एक होते हैं ACE2 रिसेप्टर्स। ACE1 रिसेप्टर आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करते हैं, ACE2 रिसेप्टर्स उसको लो करते हैं। ये इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे, किडनी में एक मैकेनिज्म होता है रास मैकेनिज्म, RAAS, रास मैकेनिज्म। वो मैंने वैसे भी पढ़ाया हुआ है, उसका लेक्चर मेरी यूट्यूब पर मौजूद है, और उसके अलावा भी जो है वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अब ये पर्टिकुलर रिसेप्टर ह्यूमन में इतना ज्यादा मौजूद है, बच्चों को क्यों नहीं होता कोरोना वायरस? बच्चों में ACE2 बहुत कम होता है, ACE2 रिसेप्टर बच्चों में बहुत कम होता है, इतनी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे जैसे एज बढ़ती है ACE2 में इजाफा होता है, और इसमें डिफरेंस है फीमेल्स और मेल्स का। फीमेल्स में ACE2 कम होता है, मेल्स में ACE2 ज्यादा होता है ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन। अब आप आ जाइए स्पेसिफिसिटी की तरफ। स्पेसिफिसिटी का क्या मतलब है कि हर दफा वायरस जो है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? रिसेप्टर के ऊपर। अगर वो होस्ट स्पेसिफिक है तो वो रिसेप्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। और आपके सवाल का ही जवाब चल रहा है सदफ, ये जो स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन है ये असल में रिसेप्टर के साथ अटैचमेंट है। बेटा, अगर ये रिसेप्टर है तो उसके साथ जाकर कुछ ना कुछ अटैच भी तो करना है ना। तो वो जो स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन है उसका वायरस को नुकसान जरूर है, क्योंकि वो फिंगरप्रिंट के तौर पे काम कर रहा है, हम उससे उसको पहचान रहे हैं, लेकिन उसके लिए फायदा भी तो है कि भाई उसने जाके होस्ट सेल से अटैच होना है उसके जरिए। तो ये वो चीज है जो कि असल में काउंट करती है, जिसकी वजह से उसको ग्लाइकोप्रोटीन बनानी पड़ती है। जी बेटा। सर हम इनको रिसेप्टर मीडिएटेड वायरसेस कह सकते हैं? रिसेप्टर मीडिएटेड वायरसेस, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसको। सर मतलब ये स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाके अटैच होते हैं तो इस वजह से। रिसेप्टर डिपेंडेंट, रिसेप्टर मीडिएटेड ये होगा कि जो कोई प्रोसेस किसी रिसेप्टर की वजह से स्टार्ट हो, ठीक है, वो रिसेप्टर मीडिएटेड होगा। मोर प्रॉपरली इनको रिसेप्टर डिपेंडेंट कहेंगे। हर वायरस रिसेप्टर डिपेंडेंट होता है, आपको ये मेंशन करने की जरूरत ही नहीं होती। अच्छा, अब आते हैं अगली बात के ऊपर। नहीं बेटा जी, आपने भी क्या बात की, आपने भी कहा कि वायरसेस जो हैं उनके पास जो है जनाब क्या क्या कुछ होता है। उनके पास तो बड़ा सामान है भाई। एक अदद एनवेलप ऑप्शनल है, ठीक है, मतलब ये कि इसकी चॉइस है, ये चॉइस में छोड़ा जा सकता है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो कंपलसरी है वो है कि उसके पास उसका एनवेलप मौजूद हो। एनवेलप के साथ साथ उसके पास क्या मौजूद होना जरूरी है? उसके बाद मौजूद होना जरूरी है उसका जीनोम। वो RNA भी हो सकता है, वो DNA भी हो सकता है। जी बेटा, और क्या हो सकता है वायरस के पास? सर टेल जो है उसके पास।
ये हर वायरस का जरूरी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ टी फेजेस हैं जो कि बैक्टीरियोफेजेस हैं। वो हर वायरस ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अभी मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ, बहुत से वायरस की शेप्स डिफरेंट होती है, तो टेल होना हरगिज जरूरी नहीं है। सर टेल पिन और फाइबर वो अटैचमेंट के लिए। वो देखिए, वो अभी उसने वही बात की ना, वो तो टेल है लैंडिंग के लिए, अगर आप बैक्टीरियोफेज की बात करें ना, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि आप में से बहुत से लोग वायरस को जो है वो बैक्टीरियोफेज के एंगल से ही स्टडी करते हैं। तो किसी भी वायरस में ये हरगिज जरूरी ही नहीं है कि लैंडिंग के लिए उसको लाजमन टेल फाइबर चाहिए, नहीं, ये जरूरी नहीं है। कोई और चीज आपको लगे कि वायरस के पास हो तो वायरस जरा थोड़ा सा और जो है वो खतरनाक हो सकता है। रेट्रो वायरसेस के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी होता है। जो कि क्या चीज है? जो कि आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है, एंजाइम। बेसिक जी 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 बेटा, हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि जो रेट्रोवायरस है उनके पास एक अदद एंजाइम होता है जिसको आप कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। लेकिन हमें ये नहीं पता कि अक्सर वायरसेस के पास एंजाइम होते हैं। हमें ये नहीं पता कि अक्सर वायरसेस के पास एंजाइम्स होते हैं जो वो बना के रखते हैं, बकायदा ब्रीफ केस में तैयार करते हैं। जब एक वायरस अपनी नस्ल बना रहा होता है तो वो उसके लिए ब्रीफ केस तैयार करता है। जैसे बोर्डिंग के बच्चों के लिए ब्रीफ केस तैयार किया जाता है कि जाओ बेटा ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। अम्मा जी जो हैं वो साथ कुछ और को लंच में भी पैक कर देती हैं कि मेरे बेटे को जो है वो ये चीज़ बड़ी पसंद है और मेरी बेटी को ये चीज़ बड़ी पसंद है, तो वो साथ लंच में रख देती हैं। बिल्कुल ऐसे ही वायरस की जो अम्मा जान होती हैं वो जब एक दफ़ा प्रेपरेशन शुरू करती हैं वायरस की, तमाम प्रोटीन्स वगैरह सब कुछ वो तो ज़रूरी होता है, एक तरफ ब्रीफ केस तैयार हो रहा होता है, दूसरी तरफ ये सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन साथ कुछ एंजाइम भी रख दिए जाते हैं। और ये वो एंजाइम हैं जो कमबख्त सबसे पहले हमारे सेल में एंटर होने के बाद हमारी होस्ट मशीनरी को काबू करते हैं। ये वो एंजाइम, और जिन वायरसेस के पास ये एंजाइम्स नहीं होते वो अक्सर काबू आ जाते हैं, उनको आप अक्सर काबू कर लेते हैं कि भाई आप किधर जा रहे हैं, आप जरा साइड में आ जाए। मैं ना, लेकिन जरा सोचिए, वायरस है उसके पास ज्यादा से ज्यादा क्या कुछ है। देखिए, तारीफ दुश्मन की भी करनी चाहिए। मतलब क्या है इसके पास? एक डीएनए, एक जीनोम, एक कैप्सिड और चंद एंजाइम, और इसने परथू डाले हुए हैं हमें। मतलब मैंने शायद आप लोगों से पहले भी एक दफा जिक्र किया कि मैं पर्सनली एक ऐसा फैन हूं जो अपने एनिमी का फैन है। मैं वायरसेस का बकायदा फैन हूं। यार तुम्हारे पास है क्या? व्हाट डू यू हैव? लेकिन जब वो हमारी बॉडी में आता है तो वो हमें ये कहता है कि यार मेरे पास है कुछ नहीं, लेकिन तुम अपना हाल देख लो कि मैं तुम्हारा कर क्या रहा हूं। इट्स लाइक अ ब्रिलियंट प्लान, ब्रिलियंट प्लान कि यार ये रख दो, ये रख दो और ये रख दो, आ जाओ मैदान में। तो वायरस ने जो थरथल्ली मचाई हुई है ना बेटा, वो ये चंद एक चीजें हैं जिसकी बुनियाद पे कोई वायरस एक दफा हमें, जैसे आजकल बेचारे लोग हैं, अल्लाह ताला सबको बचाए, लेकिन एक दफा वो दिखा देता है कि पुत्र चलो बस ठीक है, अब आ जाओ वापस, कोई बात नहीं, तुम्हें इस दफा जो है तुम्हारी जान बच गई। वो हमें एक दफा जो है वो दिन में तारे और दिन में अंधेरा भी दिखा देता है कि अब बचने की उम्मीद नहीं। और बहुत से वायरस ऐसे हैं जिनका अभी तक इलाज भी नहीं। तो ये है बेटा स्टोरी रिगार्डिंग वायरस, जनरल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग वायरस। आई होप कि आप में से बहुत सौ को अंदाजा हुआ होगा कि वायरस जिसको हम बड़े अरसे से इग्नोर करते आ रहे हैं, इग्नोर्ड चाइल्ड, इग्नोर्ड एनिमी, असल में ये वही है जिसने हमें परसों डाले हुए। जी बेटा, को सवाल?
सर वो जो आपने पीछे बताया था कि जो वायरस होता है मतलब सेल की फिजिकल अपीयरेंस चेंज कर देता है, उसकी एंटीजन वो कॉम्प्लेक्स पर आता है MHC, तो वो लाजमी होता है कॉम्प्लेक्स चेंज करता है या मतलब कभी कभी? बेटा उसमें ये होता है कि वायरस जो है ना, असल में वायरस ये काम बैक्टीरिया नहीं करते, लेकिन ये काम ना वायरस कर बैठता है अपनी प्रोटीन बनाते हुए। ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ना इम्यून सिस्टम जब पढ़ाऊंगा ना, क्योंकि इम्यून सिस्टम अपने आप में बड़ा मुश्किल टॉपिक है, और लेकिन वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको बताएगा कि बेसिकली आपके जो एंटीजेंस है ना, ये चेंज भी हो सकते हैं, और जो अंदर आकर आपके सेल को इन्फेक्ट कर रहा होता है वो किसी ना किसी तरह आपके एंटीजेंस को चेंज कर बैठता है। तो मोर स्पेसिफिकली अभी तक जो मेरा नॉलेज में है वो ये है कि ये जो वायरस है, ये आपका जो एंटीजन का, कुछ एंटीजन ऐसे होते हैं जिनको चेंज कर बैठता है, जिसकी वजह से पकड़ा जाता है। जी बेटा। सर ये जो जी। वायरस है हम्म। सर, ये लाइसोसोम आई थिंक मोस्टली एंजाइम बनाता है ना, क्योंकि उसके मेम्ब्रेन को डैमेज करने के लिए। लाइसोजाइम, लाइसोसोम और हाँ वही लाइसोजाइम, इनमें सर, फर्क है। भूल गई। हम्म। लाइसोजाइम बनाता है बिल्कुल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए। तो जी सर बेटा। ये लाइसोजाइम एंजाइम है, ये हमारे टेस्ट में भी मौजूद है ना? ये हमारे कहाँ मौजूद है? सर मतलब टीयर्स में मैंने आई थिंक समथिंग ऐसा पढ़ा था कभी कहीं, शायद। नहीं, आप किस चीज का नाम ले रही हैं, कहाँ मौजूद है? सर सर आंसू आंसू टीयर। जी ये बात ठीक है बेटा, ये तो हमारे सर ये हमारे हाँ, म्यूकस में भी मौजूद है। जी सर, जी। तो मेरा क्वेश्चन है ना वो यही है ना इसके लिए कि देखो, वायरस तो लाइसोजाइम जो है वो भेज रहा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो उसको खत्म करने के लिए, ठीक है, हम्म। तो डिसॉल्व करने के लिए। तो हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर ये आंखों में है, तो ये सेल को कुछ नहीं कर रहा फिर, मतलब फिर ये इनएक्टिवेट फॉर्म में है या कैसे? मतलब म्यूकस में भी तो मौजूद है, म्यूकस तो सेफ्टी के लिए है ना वैसे, तो एक्टिवेटेड ये फॉर्म बात में है, समझ नहीं आती। लेकिन उसको जो है वो हमारे सेल उसका सबस्ट्रेट नहीं है बेटे। हमारे सेल्स के ऊपर उसकी अटैचमेंट के लिए, उसको किल करने के लिए सबस्ट्रेट नहीं है। सर नहीं समझ आ रही मुझे बात। देखिए, कोई भी एंजाइम है वो क्या करता है, जब उसको सूटेबल सबस्ट्रेट मिलेगा, जब उसको सूटेबल जो है वो अटैचमेंट के लिए सूटेबल सबस्ट्रेट मिलेगा, एंजाइम उसके बगैर एक्ट कर नहीं सकता। एंजाइम को तो चाहिए सबस्ट्रेट, ठीक है। अब अगर सबस्ट्रेट उसके लिए नहीं है तो ऑब्वियसली वो एंजाइम आपकी बॉडी में एक्शन नहीं कर सकता जब तक सबस्ट्रेट उसके पास नहीं आएगा। आपको पता तो है कि जो सबस्ट्रेट है बेसिकली वो कोई भी जो है वो अपना कोई भी एंजाइम है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसके लिए हमारे फूड मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट है। हमारे फूड मॉलिक्यूल्स के लिए सबस्ट्रेट हैं, वो फूड मॉलिक्यूल्स आते हैं तो हमारे एंजाइम उनके ऊपर एक्शन करते हैं, वैसे तो नहीं एक्शन शुरू हो जाते, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी म्यूकस, हमारी आईज, हमारी नोज, इसमें लाइसोजाइम मौजूद होते हैं, और इनके लिए सबस्ट्रेट मुनासिब हो तभी ये एक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से बहुत से वायरस और बैक्टीरिया इनको डिच करा जाते हैं, क्योंकि उन वायरस और बैक्टीरिया के ऊपर जो एंटीजेंस हैं वो इस एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट है ही नहीं, लिहाजा वो डिच करा जाते हैं। अभी भी नहीं समझ आया? सर ये बात तो जी। मुझे समझ आ गई। हम्म। अगर देखो वायरस है, उससे भी वही सेम लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज हो रहा है जो टीयर से हो रहा है, ठीक है, वायरस वो एंजाइम है ही सेम, तो मतलब ये लाजमी है कि ये मतलब वायरस को कौन सा सेल चाहिए जिसके अंदर वो लाइसोजाइम जाके अटैक करे? लाइक देखो कोरोना वायरस है जो आपने कहा था कि हमारे आईज वगैरह और एयर्स नोज मतलब यहाँ से ना वो मूव करता है, हम्म। तो मतलब अब ये जो लाइसोजाइम है, तो मतलब वो जो वायरस रिलीज कर रहा है, तो उसके लिए मतलब सेल एक सबस्ट्रेट होना चाहिए, मतलब उस पर्टिकुलर सेल पे जाके अटैक करेगा। आपकी आखिरी बात पे आके मैं जो है ना वो आपके क्वेश्चन का साथ छोड़ बैठा हूँ, मुझे नहीं समझ आई कि अल्टीमेटली आप क्या पॉइंट बनाना चाह रही हैं। सर वो हमें खुद नहीं समझ आ रहा है ना, इसलिए हमें बात नहीं समझ आ रही। देखिए,
जो वायरल लाइसोजाइम जो आपने पढ़ा हुआ ना, वो आपने पढ़ा हुआ बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल, ठीक है। हाँ सर, वो तो वहीं पड़ा है ना। हाँ जी, वो लाइसोजाइम एक ऐसा लाइसोजाइम है जिसका काम बैक्टीरियल सेल वॉल के साथ है। बैक्टीरियल सेल वॉल को जो है वो किल करेगी और ब्रेक करेगी और वायरस का डीएनए इंजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप ह्यूमन के लाइसोजाइम की बात कर रही हैं या वायरस के लाइसोजाइम की बात कर रही हैं? सर आप हम दोनों की बात आपका कर जो रहे हैं। सवाल है आपका जो सवाल है उसमें सर पहले जो किया था उसका तो जवाब मिल गया, ह्यूमन वाला था, और ठीक है, अब जो है ना वो वायरस वाला है। वायरस वाला लाइसोजाइम हम पे क्यों एक्ट नहीं करता, ये कहना चाह रही हैं आप? जी सर। हाँ, वायरस वाला लाइसोजाइम हम पे इसलिए एक्ट नहीं करता बेटा क्योंकि हमारे पास ना वो सेल वॉल है और ना वो सेल मेम्ब्रेन है उस तरह की। हमारी सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन की निस्बत बड़ी डिफरेंट है। मतलब बेसिक केमिस्ट्री जरूर सेम है, लेकिन हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है और भी बहुत से जो है वो डिफेंसिव मैकेनिज्म होते हैं जो लाइसोजाइम का सबस्ट्रेट नहीं होते, जबकि बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन वायरस के लाइसोजाइम का सबस्ट्रेट होते हैं, जिसकी वजह से वायरस का लाइसोजाइम उस तरह एक्ट कर सकता है। तो सर मतलब ये जो लाइसोजाइम है ये बैक्टीरिया के लिए, ह्यूमन के लिए नहीं है, इस वायरस का यहाँ नहीं चल सकता। हाँ जी, वायरस का नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, फिर सही। जी बेटा, और कोई सवाल? एनीथिंग चेंज्ड, एनी कॉन्सेप्ट? सर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था आज वाला, बहुत चेंज था। अच्छा मुझसे अभी पिछले दिनों अभी कौन कह रहा था, कल कह रहा था, कह रही थी कोई स्टूडेंट या आज कह रही थी कि जीन रेगुलेशन जो है ना उसने एक दफा हिला के रख दिया अंदर से ना। सच्ची बात ये है कि वो एक ऐसा था जिसमें आपको सब कुछ ही ना इकट्ठा करके पढ़ना पड़ा था। जितना आप पीछे से पढ़ के आए थे वो सब कुछ इकट्ठा करके ऐसे है कि हर वर्ड का अपना अपना एक पूरा मतलब था। पिछले फलां चैप्टर पे ये वर्ड मौजूद है, फलां चैप्टर में ये वर्ड मौजूद है। अब उन तमाम वर्ड्स को मिलाया जा रहा था जीन रेगुलेशन वाले चैप्टर में। लेकिन ये है कि वो चैप्टर एक ऐसा चैप्टर था कि जिसने एक दफा आप लोगों को तो कुछ किया या नहीं किया, लेकिन मुझे जो है वो लेक्चर प्रेपरेशन में मुझे अच्छा खासा चैलेंज का सामना होता था। गो के हो सकता है मेरे लेक्चर्स में ना फील होता हो, लेकिन मुझे अच्छे खासे चैलेंज का सामना था उस दौरान। लेकिन अब आप लोग दोबारा से जो है वो जीन से हट के अब बाहर आ रहे हैं। अब आप लोग अब वायरसेस हैं, वायरसेस का थोड़ा बहुत ताल्लुक जरूर है जीन्स के साथ, बट उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे जो है वो हमारा नेचर ऑफ स्टडी चेंज होने वाली है। सो ये एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए। दूसरा ये है कि अच्छा, मैं आप लोगों को ना एक बात बताता हूँ। वायरस को ना मैं एक मूवी है उसके विलन टाइप हीरो का नाम दिया करता हूँ। एक मूवी है जिसमें जो उस मूवी का नाम ही हीरो के नाम पे है। मूवी है जॉन विक। मुझे नहीं पता आप में से किसी ने देखी है कि नहीं, लेकिन अगर आपने नहीं देखी तो जस्ट उसका फर्स्ट पार्ट देखें, उसको उसके बाद आपका जरूर खुद ही दिल करेगा कि आप सेकंड पार्ट देखें, और उसके बाद आपका खुद ही दिल करेगा कि थर्ड पार्ट देखें, और फिर आप दुआएं करेंगे कि फोर्थ पार्ट भी आ जाए, क्योंकि अभी तक आया नहीं है। बेटा उसमें ना एक पर्सन होता है कि जिसका जो इंतकाम ले रहा होता है। मैं मुख्तसरन आपको बताता हूँ। उसका मसला ये होता है कि वो इतना स्किल्ड होता है कि वो सिर्फ एक रिवॉल्वर लेकर जा सकता है, और उसके बाद वो रिवॉल्वर लेकर जाके जब उसके रिवॉल्वर में से गोली खत्म होती है तो वो अपने फाइटिंग स्किल से भी अपने दुश्मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, और दुश्मन का नाश मार के दुश्मन के छक्के छुड़ा के वहां से भाग जाता है। तो बेटा मैं वायरस को वो नाम देता हूँ जो मैंने अभी आपको लोगों को लिखकर भेजा है, जॉन विक। और मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग जरूर एक दफा वो देखें, फिर आपको अंदाजा होगा कि वाई एम आई रेफरिंग द वायरस एज जॉन विक। और आगे आगे इस चैप्टर में आपको अंदाजा होगा कि आप चाहे वायरस के फैन हो या ना हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये कबूल करना पड़ता है कि आपका यूकैरियोटिक सेल एक ऐसी चीज के सामने बेबस है जिसके अपने पल्ले है कुछ नहीं, लेकिन वो जो करता है ना आपके साथ,
उसमें फिर आपको ये एतराफ़ करना पड़ता है कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, हम हैं, हमारे में कमज़ोरियाँ हैं, ठीक है। दुश्मन है, ऐसा दुश्मन है जिसकी सलाहियतों को का एतराफ़ करना पड़ता है, ठीक है। ये इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे उसमें आप लोगों को अंदाजा होगा। सर मतलब आप वायरस की बहुत ही हार मान गए हैं। नहीं, असल में और क्या कर सकते हैं, मुझे बताए ना। आप इसी को ले लें जिसने आपका जो है ना वो दुनिया का सत्यानाश किया हुआ। अब उसके बाद अब आप क्या कर लेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेडिकल फील्ड इसके खिलाफ कुछ ना करे, वो तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो करना ही है दुश्मन के खिलाफ, लेकिन जो इतराफ होता है ना वो भी करना चाहिए बंदे को। और वो इतराफ यही है कि भाई तू तगड़ा है, भाई तू तगड़ा है। और वो आप लोगों को इसी से पता लग जाना चाहिए कि उसके पास है क्या। नहीं बेटा, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, मुझे भी पहुंचना है, इसलिए जरा मैं आज जल्दी क्लास जो है वो 9:50 पे लेक्चर खत्म करना था, लेक्चर उसी वक्त खत्म हो गया था। तो इंशाल्लाह जो है वो कल मिलते हैं और आगे इंशाल्लाह प्रोसीड करेंगे।